तो स्टूडेंट ये सवाल जो है वो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सवाल क्या है, न्यूटन डिफेक्ट एंड लैप्लास करेक्शन। यानी आपको पता है, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि न्यूटन ने जो है वो स्पीड ऑफ साउंड का, यानी साउंड किस स्पीड से ट्रेवल करता है उसकी क्या स्पीड होती है, इसका एक फॉर्मूला दिया था और एक वैल्यू दी थी जो कि गलत थी और उसके अंदर एरर था। एरर कितना था? 15.6%, यानी 15% के करीब या इससे ज़्यादा वैल्यू गलत थी। तो फिर क्या हुआ, जब वैल्यू गलत है तो ठीक करना पड़ेगी। ठीक किसने किया? लैप्लास भाई ने ठीक किया। तो उन्होंने जो ठीक किया उसको कहा जाता है लैप्लास करेक्शन। लैप्लास ने करेक्ट कर कर सही वैल्यू दी जो कि ये थी। न्यूटन ने ये वाली वैल्यू दी जो कि गलत थी और लैप्लास ने ये वाली वैल्यू दी जो कि ठीक थी। और एक्सपेरिमेंट से भी ये चीज़ प्रूफ हुई कि जो सही वैल्यू है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की वो ये है। फॉर एग्जांपल ये एक स्पीकर है, ये एक स्पीकर है, इससे साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इससे साउंड प्रोड्यूस हुआ। यहाँ तक आने में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किस स्पीड से आया उसकी वैल्यू बतानी थी, जिसको हम v से लिखते हैं। तो न्यूटन ने ये वाली बताई, लैप्लास ने ये वाली बताई जो कि ये ठीक थी। अब लैप्लास ने इसकी करेक्शन कैसे करी, इस चीज़ को पढ़ते हैं। असल हमारा ये सवाल है, ठीक है, लैप्लास ने क्या काम किया जो ये वैल्यू ठीक हुई, इस चीज़ को। तो मैंने पीछे का बैकग्राउंड भी दे दिया। अगर आपने न्यूटन वाला फॉर्मूला नहीं दिखा है तो आपने लिखना होगा न्यूटन फॉर्मूला या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन एमी इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अब आप जो है वो लैप्लास करेक्शन देखो। तो भाई लैप्लास ने ये कहा, पहले तो देख लो न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने ये कहा था कि आपके पास जो प्रोसेस होता है, यानी जब एक साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में से, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने ये कहा था, जो कि बात बिल्कुल गलत थी। ज़रा यहाँ पर आओ, मैं करके दिखाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। बना के दिखाऊंगा तो आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। ये आपके पास एक स्पीकर हो गया, ठीक है, ये आपके पास एक अच्छा सा स्पीकर हो गया। अब इससे क्या हुआ, एक वेव जनरेट हुई और आपको पता है वेव कौन सी है, वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है, ठीक है। ये लो, ये वेव आ गई। तो न्यूटन ने कहा कि ये आपके पास जो कंप्रेशन वाला और रेरिफेक्शन वाला रीजन है, न्यूटन ने कहा कि जब कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन लैप्लास ने ये चीज़ देखी कि ये गलत है। जब कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है तो टेम्परेचर में चेंज आता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को दबाऊं, तो जब मैं उसको दबाऊंगा यानी उसके ऊपर एनर्जी लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़ोर ज़ोर से हिलाऊं तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इसी तरह आपको दबाऊं तो भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह मैं आपको खुली जगह में ले जाऊँ, खुले एरिया में, तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे। तो यहाँ भी तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, जहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जहाँ पर रेरिफेक्शन हो रहा है, रेरिफेक्शन हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है। जबकि न्यूटन ने कह दिया था ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर गलती कर गए न्यूटन भाई साहब। तो इसी गलती को ठीक करा गया। इस गलती को कैसे ठीक करा? इस गलती को लैप्लास ने ठीक करा। लैप्लास ने कहा कि जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। लैप्लास क्या कहते हैं? जहाँ पर कंप्रेशन होता है, जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर रेरिफेक्शन होगा, रेरिफेक्शन, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बहुत आसान बात है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, तो ये लैप्लास ने एक और बात, दो बात और कही थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और बॉयल्स लॉ है। तो ये भी गलत था, ना ही ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, ये ना ही ये बॉयल्स लॉ था। लैप्लास ने कहा, लैप्लास फाउंड, लैप्लास ने ढूंढा, स्पेलिंग से लिखते हैं FOUND, लैप्लास फाउंड इट इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, आई होप 9 मैट्रिक से ये पढ़ते हुए आ रहे हो। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना ही हीट
सिस्टम में आती है और ना ही सिस्टम से बाहर जाती है। कैसे? देखो, ये जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन हो रहा है, इसमें ना ही हीट सिस्टम में आ रही है और ना ही सिस्टम से बाहर जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, बेशक कंप्रेशन और रेरिफेक्शन अंदर हो रहा है, जो वेव है उसके अंदर तो हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सराउंडिंग में ना ही हीट जा रही है और ना ही सराउंडिंग से आ रही है। फॉर एग्जांपल, चूल्हे पे पकाते हो खाना, चूल्हे पे पकाते हो या गैस पे बनाते हो या जिस भी लकड़ी पे बनाते हो, तो क्या होता है, वो प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होता। उसमें क्या होता है, लकड़ियों से हीट निकल कर आपके किस में जा रही होती है, बर्तन में जा रही होती है। लेकिन लैप्लास ने कहा कि इस सिस्टम से, यानी ये जो वेव है, इस वेव से ना ही हीट बाहर जा रही है, इस वेव में ना ही हीट आ रही है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट बाहर जाए और ना आए, उसको बोलते हो आप एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लैप्लास ने लाया एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स की गलती कर दी थी न्यूटन ने, जिसकी वजह से उनका फॉर्मूला गलत आया। अब एडियाबैटिक इंडेक्स अभी जब मैं कराऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। तो लैप्लास इंट्रोड्यूस, ये याद रखना, लैप्लास ने क्या इंट्रोड्यूस कराया, लैप्लास इंट्रोड्यूस कह लो, ये गलत लिख दिया, लैप्लास इंट्रोड्यूस एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स ये एक कांस्टेंट होता है, मतलब मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, इसको ऐसे लिखा जा रहा होता है। ये आपका होता है एडियाबैटिक, ये क्या हो गया आपका एडियाबैटिक इंडेक्स। अब ये जिस बच्चे को समझ में आ गई, सारी बात क्लियर हो गई, सारी बात। लैप्लास, उसने क्या बोला था न्यूटन ने, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ले लो, यानी बॉयल्स लॉ लगा लो। बॉयल्स लॉ लगता ही नहीं है बेसिकली। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा, PV एडियाबैटिक इंडेक्स कांस्टेंट, यहां से ये डेरिवेशन होगी। अब ये एडियाबैटिक इंडेक्स क्या बता रहा है, एडियाबैटिक इंडेक्स ये बता रहा है कि P और V, इनके अंदर जो भी हो रहा हो, बाहर इनसे नहीं जा रहा कुछ भी, यानी ना ही सिस्टम से हीट अंदर आ रही है, ना ही सिस्टम से बाहर जा रही है, बात खत्म। अच्छा, अब याद होगा न्यूटन के फॉर्मूला जब हम कर रहे थे तो हमने कुछ कंसीडरेशन की थी। अब मैं दोबारा उसको नहीं लिखूंगा, वो आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग उसको देख लेना वीडियो को, अगर नहीं देखा है उससे भी समझ में आ जाएगी। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था, वो क्या था, PV, ठीक है, PV, P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V, ये फॉर्मूला याद है, याद होगा आई होप ये फॉर्मूला। अब देखो, P क्या है, P प्लस डेल्टा P, और V क्या है, V माइनस डेल्टा V, लेकिन इसके साथ ये एडियाबैटिक इंडेक्स आएगा, इसकी वैल्यू, इसको याद रखना है, एडियाबैटिक इंडेक्स। आगे इसकी वैल्यू भी बता दूंगा, 1.49 होती है एयर के लिए, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक लिमिट का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो मैं दोबारा भी लिख दूंगा जब आएगा, डेरिवेशन कर रहे हैं तो आगे चीज़ें बताता रहूँगा। अच्छा, अब देखो एक बात याद रखना, इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट रख के सॉल्व करना, वरना ये बड़ा मुश्किल कर देगी आपको, ठीक है। तो ये चाहो तो ये याद रख लो, या ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हमने उसको जो है वो सॉल्व किया था तो उससे ही आया था। मैं इसकी पूरी कहानी बता चुका हूँ पीछे वाले लेक्चर में, यहाँ पर दोबारा जाऊँगा तो 20-15 मिनट निकल जाएंगे, इसलिए इसकी पूरी कहानी पे नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी सॉल्विंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा देखो, कॉमन आई होप आप सबको निकालना आता है, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को समझाने में। P प्लस डेल्टा P, अच्छा देखो V कॉमन निकाल लिया। अब आपने तो ये वाला कॉमन पढ़ा है ना कि 2 निकाल लो तो यहाँ से भी चला जाएगा, वहाँ से भी 2 चला जाएगा। फॉर एग्जांपल 2A प्लस 2B, तो 2 कॉमन निकाल लोगे तो A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस तरह बनता है पता है, 2A, अगर आप 2 कॉमन निकाल लो ना तो 2 यहाँ डिवाइड भी होगा और 2AB यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बन जाता है 2A प्लस B, ऐसे होता है। तो अब इसको ऐसे पढ़ो कि आप V कॉमन निकाल लो ना तो V इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा और डेल्टा V और V इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखो एक चीज़ देखो, इसको अगर आप कॉमन निकाल लो ना, अंदर से बाहर निकाल रहे हो, तो इसके ऊपर एक चीज़ मौजूद थी, वो थी आपकी एडियाबैटिक इंडेक्स, तो उसको आपने V पे लगाना होगा। V पे एडियाबैटिक इंडेक्स को आप लगाओगे, ठीक है, याद रखना। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा हूँ एडियाबैटिक इंडेक्स का, ठीक। अच्छा देखो, V से V कैंसिल हो गया, तरीका मैंने बता दिया। अच्छा देखो, ये डेल्टा V यहाँ है, इधर ले आओ, इस V को इधर ले आओ, PV इसको इधर ले आओ। वैसे तो टीचर डायरेक्ट वहीं से कटवा देते हैं, लेकिन अक्सर मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझा देता हूँ ताकि बच्चों को आसान हो जाए समझने में, ठीक है।
तो 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, और ये आ गया आपका ये वी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा देखो, ये वी और एडियाबेटिक इंडेक्स पावर में, ये वी और एडियाबेटिक इंडेक्स पावर में कैंसिल हो गया। जस्ट आपके पास बचकर आया, अब इसको देख लो, जस्ट यहाँ लिख लेते पहले, जस्ट आपके पास बच के आया डेल्टा पी और 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, और ये एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब इधर लगेगा आपके पास बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ लिखो बाइनोमियल, MIAL, बाइनोमियल थ्योरम, थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम कौन सा वाला लगेगा, देखो आपने पढ़ा होगा, याद होगा बाइनोमियल थ्योरम, ये वाला 1 माइनस एक्स की पावर n किसके बराबर आता था आपके पास, और ये कब लगता है, जब पावर डिनोमिनेटर में हो, अपॉन में हो, या होल नंबर ना हो। याद होगा, आपने मैथ में पढ़ा चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें। अब मैं मैथ पढ़ा चुका हूँ ना, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो फिज़िक्स के टीचर को मैथ का टीचर भी होना चाहिए, क्योंकि मैथ के बगैर फिज़िक्स ज़ीरो। बिरयानी के बगैर चावल नहीं, चावल के बगैर बिरयानी नहीं ना, इसी तरह मैथ के बगैर फिज़िक्स नहीं होती। तो एक फिज़िक्स का टीचर मैथ का टीचर भी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आओ, क्या पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, याद है? ये थ्योरम लिख रहा हूँ मैं, अलग चीज़ है बिल्कुल। तो वो था n प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 और x का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। देखो, आपने सिर्फ ये 2 टर्म लेनी है, ये तीसरी वाली नहीं लेना, वो मैंने लिख दिया है पूरा, या मज़ीद आगे भी चलता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ यहाँ तक रहेंगे। अच्छा, तो क्या बनेगा आपके पास, P इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, और अच्छा देखो इधर देखो, 1 आ गया, ठीक है, 1 तो ऐसे टिस आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा माइनस, अच्छा माइनस को नहीं देखो अभी, सॉरी, यहाँ प्लस आता है, माइनस नहीं आता, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में ये प्लस होता है, मुझे याद है अच्छी तरीके से, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n, हाँ माइनस यहाँ पर है, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, n किसके बराबर है, देखो यहाँ पर देखो, n किसके बराबर है, n बराबर है आपके पास इसके एडियाबेटिक इंडेक्स के। अच्छा, x किसके बराबर है, x बराबर है, अब आएगा माइनस, माइनस आने की वजह पता चली, ये ले। अच्छा, पुट करो यहाँ पे, यहाँ पुट करो, देखो ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये चीज़ इसके बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो ना। तो 1 आ गया, एज इट इज़ लिख दिया, प्लस भी लगा देता हूँ, बाद में कर दूंगा माइनस। अच्छा, ये आ गया आपका एडियाबेटिक इंडेक्स, पावर से नीचे उतर कर आ गया, देखा। अच्छा, अब उसके आगे क्या आ गया, x क्या बराबर है, माइनस डेल्टा v अपॉन v। चलो ये लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, p प्लस डेल्टा v। अच्छा, 1 माइनस प्लस माइनस, और डेल्टा v एडियाबेटिक इंडेक्स और v, ये लो, ख़त्म पावर, बात ख़त्म। बाइनोमियल थ्योरम आया समझ, क्यों लगता है, चलो शुक्र। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, p और उसके हो गया माइनस p, ठीक है, p डेल्टा v एडियाबेटिक इंडेक्स v। समझ में आया मैंने क्या, कि ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, p 1 से हुआ, p इससे हुआ, तो p डेल्टा v एडियाबेटिक इंडेक्स और v। अच्छा, डेल्टा p और माइनस प्लस माइनस, डेल्टा p डेल्टा v एडियाबेटिक इंडेक्स और v। अब देखो, डेल्टा v इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इस वैल्यू के साथ प्लस करो 0.00001, तो आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हैं, तो इतनी छोटी वैल्यू है। बिल्कुल वही बात है, ये बहुत छोटी वैल्यू देगा, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। p डेल्टा v एडियाबेटिक इंडेक्स और v वेरी स्मॉल, सो नेगलेक्ट इट। इसमें एक बात बताऊँ, अगर आपकी वैल्यू कम है तो लोग आपको हटा देते हैं रास्ते से, मतलब आपको फिर वैल्यू नहीं मिलती ज़्यादा। चलो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा चलो, यह देखो क्या बना, P इक्वल टू, अच्छा देखो, चलो पहले लिख लो ताकि आप लोग भूल ना जाओ ना, मकसद ये है कि आपको समझ ज़्यादा अच्छा है। अच्छा याद रखना, ये एडियाबेटिक इंडेक्स से V नहीं है, शायद अगर मेरा V आपको इस तरह लग रहा हो तो इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अच्छा देखो, ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दोनों को वहीं ले जाओ, पीछे करते हैं। देखो ये माइनस का V, माइनस का P, और ये माइनस का है तो वहाँ के प्लस का P डेल्टा V एडियाबेटिक इंडेक्स V
इक्वल टू, वहाँ पर बस डेल्टा पी रह गया बेचारा अकेला, ठीक है। अच्छा देखो, माइनस प्लस, ख़त्म, खलास, ठीक है। अच्छा अब जस्ट छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो v यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई। देखो ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं, ज़ीरो हो गए, तो एक और इसको ना बीच में लाइन डाल दो। अच्छा देखो क्या हो गया आपका p, सही है, सिंपल p। अच्छा यहाँ क्या बच गया, एडियाबेटिक इंडेक्स। अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। p और एडियाबेटिक इंडेक्स को यहाँ छोड़ दो, v वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डेल्टा p। अच्छा और आइए इसके साथ v, और डेल्टा v यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। कुछ समझ में आया क्या बना ये? चलो ज़रा मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। ये एडियाबेटिक इंडेक्स डेल्टा p, रेसिप्रोकल कर दो, नीचे ले जाओ उसको, वहाँ से हटा दो, तो डेल्टा v अपॉन v। दोबारा रेसिप्रोकल करोगे तो वैसे ही ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी जो है। याद आ रहा है ये किस चीज़ के बराबर पढ़ा था हमने, कि p एडियाबेटिक इंडेक्स वॉल्यूमेट्रिक, अब यहाँ जगह नहीं है ना, नीचे करके लिख रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद आ रहा है? न्यूटन ने भी यही बात बोली थी। गलती क्या कर गए न्यूटन भाई साहब, एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं लिया उन्होंने। एडियाबेटिक प्रोसेस लेते तो ये एडियाबेटिक इंडेक्स आ जाता कम से कम, और उनकी बात ठीक हो जाती। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, उनसे गलती हो गई तो हो जाता है। चलो अब इसको रिमूव कर लेते हैं और अपनी वैल्यू भी वेरीफाई करा लेते हैं, ताकि फिर आपको आंसर समझ आ जाए। अच्छा तो ये दोनों का रेशो वहाँ जो मैंने लिखा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, किसके बराबर है, बल्क मॉडुलस, बी के बराबर है। तो ये याद रखना, ये दोनों का रेशो बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बी, बल्क मॉडुलस। तो क्या यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है, तो दोनों कंपेयर हो सकते हैं। एडियाबेटिक इंडेक्स बी, क्लियरिटी है, बहुत अच्छी बात समझ आ रही है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो ये चीज़ ई के बराबर भी है। आपके पास फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला क्या था, ई अपॉन डेंसिटी, यही था। ई किसके बराबर है, बी के। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी अपॉन डेंसिटी, बी किसके बराबर है, ये लो आपका जो सही फार्मूला है ये आ गया, पी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, एडियाबेटिक इंडेक्स और डेंसिटी। ये लो, ये आपका करेक्ट फार्मूला है, जो कि न्यूटन से गलती हुई, आप लोगों ने, बल्कि हमने कहा लेप्लास ने ठीक किया है। ठीक है, हम तो जब ठीक करते हैं ना, जब हम लोग इस पर काम करते हैं, हम तो उनकी करेक्शन को पढ़ रहे हैं। अच्छा अब देखो वैल्यूज़ याद है जो पीछे हमने लिखी थी, नहीं लिखी थी तो याद कर लो। ये P याद है, मरकरी था आपके पास, जो कि डेंसिटी मरकरी की थी, मरकरी GH, इसको याद कर लेना। ये मैंने खोला नहीं क्योंकि इसमें भी टाइम लग जाएगा, और बस हाँ यही था, डिनावाइड में कुछ नहीं था इसमें। अच्छा ज़रा इसको पुट करो, फार्मूला क्या बना आपका, फार्मूला बना आपका P। यहाँ तक आपका काम हो गया है, बस मैं वैल्यू प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो गया है। चाहो तो वीडियो रोक लो, लेकिन ये समझ के जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आ गया डेंसिटी। अच्छा अब वैल्यू पुट करो, ज़रा वैल्यू याद करो, हमने क्या पुट करी थी, आपको दी हुई है वैल्यू, गिवन कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, यहाँ गिवन है, ऊपर गिवन है, ये रही वैल्यूज़, देखो यहाँ पर है, नज़र आ रही है, पेज नंबर देख लो 32251 पर है, ठीक है। ये वैल्यूज़ कांस्टेंट है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अच्छा डेंसिटी ऑफ मर्करी की वैल्यू क्या होती है, अच्छा एडियाबेटिक इंडेक्स भी यहाँ पर आएगा। एडियाबेटिक इंडेक्स फॉर द एयर क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स फॉर एयर 1.43, याद रख लो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, पी मरकरी की वैल्यू दी हुई है 13.6। मैं फिर बता रहा हूँ, मुझसे बच्चे सवाल करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, गिवन है बुक में, बुक से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और सब वैल्यू सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, कोई भी वैल्यू मीटर में नहीं है। जी की वैल्यू मीटर में 981, एच की वैल्यू 76 और एडियाबेटिक इंडेक्स 1.43। अच्छा 1.239 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब जस्ट वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दो,
जस्ट एक मिनट रुको, यहाँ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ लिख लो छोटा सा करके, यहाँ लिख लो। चलो और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट, मैं फिर कह रहा हूँ ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप लोग शायद घबरा रहे हो इसलिए। 13.6 मल्टीप्लाई 981, पेज ऊपर करोगे तो नज़र भी आ जाएंगी। 76 मल्टीप्लाई 1.43 डिवाइडेड बाय 1.293 एक्सपोनेंट -3। द आंसर इस, ये देखो थोड़ा सा फ़र्क पता है क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ। इस वैल्यू को थोड़ा ठीक कर लो, इसको छोटी कर लो। हाँ देखो, एक मिनट रुको, वैल्यू हमने ठीक तो लिखी है, शायद ये वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा होती है, जब भी फ़र्क आ रहा है। एक मिनट, इसको मैं ठीक करके लिख दूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। हाँ 2 आता है, 3 लिए मैंने, 2 आता है, ठीक था मैं, 2 आता है, ये देखो। ये लो, वही 3.3 जो वैल्यू आ रही थी आपकी वो आ गई है। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है, और यही बुक में भी दी हुई है, हमारी वैल्यू आ रही है 398.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। बुक वाले कह रहे हैं कि ये जो आपकी वैल्यू आई है ठीक है, गलती तो नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है मीटर में। अब मीटर में कैसे निकलेगी, सेंटीमीटर को जस्ट डिवाइड करा दो, ये लो मैं मीटर में भी करके दिखा देता हूँ। 33369.95। आप बोलोगे सर 332 लिखा था, देखो आप थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, 3 तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बहुत सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय 100, ये लो आ गई आपकी वो वैल्यू मीटर वाली। तो क्या आ रही है v की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, v इक्वल टू 333.6 मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर आके हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। भला टॉपिक था लेकिन अच्छा टॉपिक था, काफ़ी डिटेल में लेके गया मैं। बस एक जगह में डिटेल में लेके नहीं गया, वो यहाँ पर है, क्योंकि इसको मैं डिटेल में लेके जाता तो मुश्किल पड़ जाती है आपके लिए, और बुक में भी उन्होंने डिटेल में लेके नहीं गए। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है बुक में समराइज़ कर दिया जाता है, फिर वो होता है बच्चों को बात समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है 10 टॉपिक पढ़ाने से अच्छा 5 टॉपिक पढ़ाएं, लेकिन ऐसा पढ़ा दें कि बच्चे के दिमाग में उससे रिलेटेड कोई सवाल ना रहे, तो हमारी बात समझ आ जाती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यहाँ हमारा काम हो गया है। कुछ ना समझ में आप पूछना ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में।